हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का जो आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा इसके आंसर की के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा 2024 का। ठीक है, इसके आंसर की के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि 2025 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये मेरी एक अलग से मेहनत रही है कि मैं हर एक क्वेश्चन को, यानी कि जो क्वेश्चन एक्सप्लेन वाला है उसको मैं समझाते चलूँगा ताकि आपको आगे समझ में आए। जो आप 2025 में एग्ज़ाम दें वो आपको ऐसा लगे कि भैया आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको आंसर बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझाता चलूँगा ताकि आपको समझ में आए कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था है, ठीक बात है। यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है बाबू। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। एक आपकी होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक आपकी होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, एक आपकी होती है समाजवाद अर्थव्यवस्था। और जिस अर्थव्यवस्था में इन दोनों ही अर्थव्यवस्था के तत्व शामिल होते हैं उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हो जाएगी वो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसको भी मैं कम शब्दों में आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी व्यवसाय और मुक्त बाजार का जो मुक्त बाजार होता है उसका समर्थन किया जाता है। निजी व्यवसाय यानी कि प्राइवेट आपके बिजनेस होते हैं। मुक्त बाजार यानी कि जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है बाज़ार में। जो वस्तु की कीमत होती है वो दुकानदार खुद अपनी मर्ज़ी से तय करता है, सरकार कोई कीमत तय नहीं करेगी। ये आपका हो जाएगा पूंजीवाद। और आपका एक होता है समाजवाद। समाजवाद जो एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिसमें सरकार जो होती है, समाजवाद में जो सरकार होती है ना उसकी भागीदारी होती है आपकी सार्वजनिक सेवाओं पर, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें जोड़ देती है। जैसे कि कोई वस्तु है उसकी कीमत जो है सरकार ही तय कर देगी। जैसे पेट्रोल की कीमत भैया सरकार तय करती है, भारत में करती है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में दुकानदार खुद अपनी मर्ज़ी से तय कर लेते हैं, सरकार की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी उसमें। तो दोनों अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद, जिस अर्थव्यवस्था में इन दोनों अर्थव्यवस्था के तत्व शामिल होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्था ऐसे समझो, पूंजी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमत व्यक्ति खुद तय कर लेते हैं, उद्योग खुद तय कर लेते हैं, उसको आप पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, जिसमें वस्तुओं की कीमत को सरकार तय करती है, उसे आप समाजवाद कह देते हैं। जिसमें इन दोनों अर्थव्यवस्था के तत्व शामिल होते हैं उसे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कह देते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी कि अभी पूरी तरह से न विकसित है न अविकसित है, ये विकासशील रहेगी, यानी कि विकास कर रही है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ये वाला। भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। डी आपका करेक्ट आंसर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? देखो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र आपके जो हो जाएंगे अर्थव्यवस्था में होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसमें आपका प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो भी आप उत्पादन करते हैं वो सारा आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और आपका जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें आपका विनिर्माण शामिल हो जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों से मिलाकर आप कुछ चीज़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आपकी सेवाएं आ जाएंगी, जिस भी तरीके की आप सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका मैं भी आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा आगे चल के। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन को भी फिर यहीं पर एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं रहेगा। तो आगे के क्वेश्चन के हिसाब से मैं सारी चीज़ आपको बताता चलूँगा। प्रथम क्षेत्र देखो, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक चीज़ें आप समझ लेंगे, प्राकृतिक चीज़ों से का उत्पादन करना, ठीक है, जो प्राकृतिक है। जैसे कि मछली का पालन करना, इसी में देख लो मछली पालन क्या है। मछली पालन एक प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र आपको हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आप जो है ना विनिर्माण करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके जब आप
कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको निर्माण करना आप क्या कहलाते हैं, आपका द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र में जो भी आप सेवाएं देते हैं, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है, शिक्षक हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, जो आपकी सारी सरकारी जैसे कि आपकी पुलिस वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, वो भी सेवा प्रदान करते हैं, बैंक के कर्मचारी, ये सारी जो सेवाएं दी जाती हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रथम, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। अभी आपसे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो संबंधित देखो मछली पालन, मछली पालन ना एक प्राकृतिक हो जाएगा। जैसे कि मछली आप पालते हैं तो मछली पालन क्या है भैया, मछली पालन प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जल आपूर्ति, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्था एक जो हो जाएगा ना सेवा, मतलब कि सेवा हो जाएगी ना। वित्तीय संस्था क्या करती है, आपको सेवा प्रदान करती है। लोक प्रशासन और जल आपूर्ति, ये सभी आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएंगी, सारी आपकी सेवाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। सभी को पता है 7वां स्थान है। 7वें स्थान के साथ कुछ बातें और जान लें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये यहाँ पे कौन से स्थान आते हैं। 7वें पे तो भारत है, तो पहले पे कौन सा है भैया, आपका रूस हो जाएगा। पहले पे आपका रूस है, दूसरे पे आपका कनाडा है, तीसरे पे आपका चाइना हो जाएगा। आप सारी चीज़ों को लिख लेंगे। चौथे पे आपका अमेरिका है, छठे पे आपका ब्राज़ील हो जाएगा, और 7वें पे छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। देखो रूस, कनाडा, चाइना, ठीक है, रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, या अमेरिका है, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7वें स्थान पे आपका भारत आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि विश्व के कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग भारतवर्ष में निवास करता है। यानी कि विश्व में टोटल 100% आबादी रहती है, तो उस 100% में से भारत में कितने % आबादी रहती है, कितने % लोग रहते हैं, जिसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाबू आपको आंसर लगा देना है 17.76% आबादी सिर्फ भारत में निवास करती है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र की भारत से स्थलीय सीमा नहीं मिलती है। स्थलीय सीमा नहीं मिलती है तो बाबू इसका आंसर देखो आपको लगाना है। स्थलीय सीमा में देखो भूटान आपकी स्थलीय सीमा साझा करता है पूरा चारों तरफ से, भारत से चारों तरफ से नहीं कहेंगे, एक ऊपर चाइना भी आपको हो जाएगा। भूटान देखो स्थलीय सीमा साझा करता है। म्यांमार स्थलीय सीमा आपकी साझा करता है। श्रीलंका आपकी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका आपकी जो है ना जलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भी आपका स्थलीय सीमा साझा करता है, क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार ये सारे जो है ना भारत के ही पार्ट हैं जो अलग हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका आपका जो हो जाएगा स्थलीय सीमा साझा करता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्थलीय सीमा साझा नहीं करता तो श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत से जलीय सीमा साझा नहीं करता। तो देखो जलीय सीमा मालदीव करता है, श्रीलंका करता है, और म्यांमार स्थल और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। लेकिन जो आपका भूटान है, भूटान आपका स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1948 से 1949 में भारत का कुल राष्ट्रीय आय कितना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। 8,710 करोड़ भारत का राष्ट्रीय आय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं जो कि ना पूरी तरीके से विकसित है ना पूरी तरीके से अविकसित है, जो विकास की राह में प्रोग्रेस हो, ठीक है, जो विकास कर रहा है धीरे धीरे। तो उसमें देखो पूंजी का अभाव आपको देखने को मिलता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वो विकसित थोड़ी ना है। पूंजी का अभाव आपको देखने को मिलेगा, बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। देखो भारत एक विकासशील देश है। अब भारत में जो जो कंडीशन है वो आप सारी चीज़ें को यहाँ पे फॉलो करेंगे। पूंजी का अभाव आपको देखने को मिलता है, बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है, तकनीकी पिछड़ापन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, अनुकूलतम जनसंख्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप कहेंगे भाई अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब होता है कि जितनी जनसंख्या होगी उतने ही संसाधन होंगे। मतलब कि आपके पास जितने भी संसाधन है ना उसका कुशलता पूर्वक यूज़ हो जाना, ना आपके पास इतने संसाधन हो कि भैया जनसंख्या ज़्यादा हो गई और आपके संसाधन कम पड़ गए, या फिर संसाधन आपके ज़्यादा हो गए जनसंख्या कम पड़ गई। कुछ भी नहीं, एकदम इक्वल रहेगा। मतलब कुशलता पूर्वक सबका यूज़ हो जाना, उसी को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अगर आपके पास 10 रोटी हैं तो 10 रोटी खाने के लिए अगर एक बंदा 2 रोटी खा रहा है तो 5 आदमी होने चाहिए, ठीक है।
इस तरीके से अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी इसी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की, वो मैंने आपको कराया था। 1951 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। देखो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र में होता है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि विनिर्माण किया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर प्राकृतिक कोई आपके पास संसाधन है उसका यूज़ करके या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप किसी चीज़ का निर्माण कर देते हैं। जैसे आप शर्ट बनाते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करके आप शर्ट बना देते हैं। ठीक है, ये सब का आपका क्या आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब जो तृतीय क्षेत्र होता है ना, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि सबसे अधिक योगदान जो जीडीपी में रहेगा ना, वो सबसे अधिक योगदान आपका तृतीय क्षेत्र का रहेगा और सबसे कम जो रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र का रहेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रहेगा तृतीय क्षेत्र में रहेगा। एक सेवा क्षेत्र है, इसमें सेवा दी जाती है, डॉक्टर की सेवा, शिक्षक की सेवा, ठीक है, वकील की सेवा दी जाएगी आपको, जज की सेवा दी जाएगी आपको, पुलिस की सेवा आपको दी जाएगी, आपको रिक्शा वाला एक सेवा दे रहा है। ये सारी सेवाएं जो हो जाएंगी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। परिवहन सेवा जैसे हम कहेंगे रिक्शे वाला दे रहा है, उसको भी कह सकते हैं। जैसे रेलवे आपको सुविधा दे रहा है, ये सारी सुविधा आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। तो गरीबी का अनुपात सबसे अधिक आपका बिहार राज्य में हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक गरीबी जो है बिहार में है, सबसे कम गरीबी किस में है, तो आपका केरला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साक्षरता का दर सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके केरल में हो जाएंगे और सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपके बिहार हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं बिहार और केरल, ये मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2022-23 के मध्य भारत में कुल कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है, 24.82 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल आपका सबसे बड़ा चावल का उत्पादक प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त के नाम से आपको जाना जाता है जमींदारी व्यवस्था को। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है 1793। ठीक है, याद रखेंगे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है, जमींदारी जो व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहले आपको टॉपिक याद रखना है कि जमींदारी जो व्यवस्था है या फिर स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कहाँ पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ज़मींदारी व्यवस्था को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट व्यवस्थाएं और हैं यहाँ पे, इसकी भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ। इजारेदारी जो व्यवस्था होती है, इजारेदारी व्यवस्था को 1772 में 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा, किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। इजारेदारी व्यवस्था को 1772 में, इजारेदारी व्यवस्था को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ज़मींदारी व्यवस्था जो आपकी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, ज़मींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित की गई थी 1772 में। इन सारी व्यवस्थाओं को आपको बहुत अच्छे से इसी वीडियो में अभी के अभी याद कर लेना है। मैं बार बार रिवाइज़ करूँगा इसको। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में सर थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है, सर थॉमस मुनरो, सर थॉमस
सर थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में सर थॉमस मुनरो के द्वारा क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्थापित की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन 1833 में आपकी जो है 1833 में विलियम बेंटिक के द्वारा इसमें सुधार किया गया था, इसको एडिट किया गया था। इस बात को समझ लेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से एक नज़र में देखेंगे बाबू। इजारेदारी व्यवस्था यहाँ पे लिखेंगे 1772, लिख लेंगे कॉपी में 1772 इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग 1772 वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ज़मींदारी व्यवस्था आपकी 1793 में किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अरे यार चलो ऐसे लिखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो, किसने, थॉमस मुनरो, TM 1820 थॉमस मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें दो चीज़ आपकी हो जाएंगी। 1822 में हेल्ट मैकेंजी, ठीक है, हेल्ट मैकेंजी ने इसको स्थापित किया था। 1833 में आपकी जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसको विलियम बेंटिक ने, ठीक है, विलियम बेंटिक ने एडिट किया था, इसमें सुधार किया था। इन चार चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। अभी आपको मैंने याद कराया है, इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 1772 में। बाबू याद करना, आपको मेरी कसम है, आपको याद रखना है। 1772 में इजारेदारी व्यवस्था को, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपकी ज़मींदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा जो आपको किया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया है। कब किया गया है, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारी व्यवस्था 1793 में की है, 1793 में। वॉरेन हेस्टिंग ने जो आपकी 1772 में इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया है। इन सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ज़मींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में ज़मींदारी प्रथा की जो शुरुआत आपकी की थी, मैंने आपको बता दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। भारत में ज़मींदारी प्रथा की जो शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, 1793 में की थी, ठीक है। कब की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। और थॉमस मुनरो ने जो की थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 में की थी, ठीक है। 1820 में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और वॉरेन हेस्टिंग की मैंने आपको बता दिया है, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में की थी, ठीक है, 1772 में की थी। इन सारे पॉइंटों को आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री सिंह थे, पांचवें प्रधानमंत्री आपके चौधरी चरण सिंह थे और इंदिरा गांधी आपकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला प्रधानमंत्री कौन, दूसरा प्रधानमंत्री, पांचवा प्रधानमंत्री, पहला महिला प्रधानमंत्री कौन, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है विश्व के रूप में, ठीक है। और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको 19 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल व गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रयोग में लाए गए थे। HYV सीड्स का आपको यहाँ पे प्रयोग किया गया था। इनकी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई थी। तो उस वाली वीडियो में शायद मैंने क्वेश्चन गलत कराया था 1975 बोल के, लेकिन 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में हरित क्रांति का लाभ सीमित था गेहूं और चावल तक, ठीक है। 22 का बी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपको करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कृषि व राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब से प्रारंभ की गई,
तो राइट आंसर आपको लगाना है वर्ष 2010 से 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत कृषि अवधारणा का प्रारंभ कब से माना जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है वर्ष 1977 से सतत कृषि अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, सतत कृषि अवधारणा का प्रारंभ 1977 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, कब की थी? 1951 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे की थी? तेलंगाना में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि में तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं है। तो तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं हो जाएगा जोतों की चकबंदी, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत कृषि विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सतत कृषि विकास में रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कीटनाशक, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु अधिनियम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, 1951, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियां की घोषणा की जा चुकी है। तो औद्योगिक नीति, तो कुल 6 औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, देखो कौन कौन सी औद्योगिक नीति हो जाएंगी। 1948 पहली औद्योगिक नीति हो जाएगी, 1956 दूसरी औद्योगिक नीति, 1977 तीसरी, और 1980 चौथी, 1990 पाँचवीं, और 1991 आपकी छठी औद्योगिक नीति आपकी हो जाएगी। इसमें आपके प्रधानमंत्री भी आपसे पूछ सकता है कि पहली औद्योगिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लिख लेना। दूसरी औद्योगिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तीसरी औद्योगिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चौथी औद्योगिक नीति के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी आपकी हो जाएंगी। पांचवी औद्योगिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हो जाएंगे। छठी औद्योगिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत सरकार के प्रथम वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हो जाएंगे भारत सरकार के प्रथम वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अर्ध सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट राइट आंसर आपको हो जाएगा वायुयान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन और बेतार यंत्रों के निर्माण को प्रथम औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। राइट आंसर है पूर्णतः सरकारी क्षेत्र, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्स्थ औद्योगिक नीति लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अभी आपको मैंने सारे याद कराए हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ये आपके 5वें प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, मनमोहन सिंह आपके अभी 2014 तक रहे हैं, आपको पता है। एक अधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया। तो राइट आंसर आपको लगाना वर्ष 1970। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी आधारित औद्योगिक नीति से संबंधित कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 35 का राइट आंसर है 1991। ठीक है, देखो एलपीजी आधारित औद्योगिक नीति 1991 को अपनाई गई थी और 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नई आर्थिक नीति के में जो हो जाएगा, नई आर्थिक नीति ने देश में शहरीकरण शुरू करने में मदद की, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब किसी सार्वजनिक उद्योग की पूंजी को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित किया जाता है तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो भैया क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय लघु बैंक, ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब की गई थी। राइट आंसर आपको लगाना 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, 8 अप्रैल याद रखना है, साथ में 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसने प्रारंभ कराया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है
शुरू कराया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, ठीक है, कृषि क्षेत्र में विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी समाप्त हुई है 31 मार्च 2017 को, ठीक है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग जो है आपका 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया है। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अब तक कुल कितनी भारत में पंचवर्षीय योजना संचालित की जा चुकी है? तो 12, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना जो है अब तक संचालित की जा चुकी है। 43 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के मसौदे में समावेशी विकास की बात कही गई थी? राइट आंसर आपको लगाना है 11वीं, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियम में से किसके अंतर्गत भारत में श्रमिक संघों का पंजीकरण किया जाता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगी आपकी औद्योगिक क्षेत्र का विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राइट आंसर आपको लगाना है आगत निर्गत मॉडल पर, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप DP धर ने तैयार किया था, डी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कराने की कोशिश की है क्योंकि मेरे पास एक पेपर पहले से तैयार है, उसको भी मुझे सॉल्व कराना है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में करना, मैं उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा मेरे इस नंबर पर सेंड करना जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक ज़रूर कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।